आज हमें कंटिन्यू करना था टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कि कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं और कैसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया के अंदर 3 मेजर टाइप्स के आरएनए मिलते हैं। पहला एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, दूसरा टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं और आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। जितने भी 3 RNA हैं उनकी आवश्यकता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने की सेल में। द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। जो mRNA होता है वो क्या करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है, tRNA अमीनो एसिड उठा के लाते हैं और जेनेटिक कोड को रीड करते हैं। एंड द आरआरएनए प्ले स्ट्रक्चर एंड द कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जो आरआरएनए होता है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के टाइम। मतलब जब हमारा एमआरएनए से प्रोटीन बनता है दैट इज ट्रांसलेशन, तो उस टाइम पे कौन काम करता है, आरआरएनए, वो स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या मिलता है, एक टाइप का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम है जो कैटालाइज कराता है ट्रांसक्रिप्शन को सारे टाइप्स के आरएनए में बैक्टीरिया के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर पे और फिर इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कहाँ यूज़ हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन में, और रेप्लिकेशन में था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाउ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर पे और इनिशिएट कराता है ट्रांसक्रिप्शन। उस चीज़ को कहा जाता है इनिशिएशन। इट यूजेज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट। अब क्या यूज़ करता है यहाँ पे, वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और वहाँ हमने पढ़ा था डीएनए में क्या यूज़ करता है, डीऑक्सीफॉस्फेट वाला। तो यह याद रखना कि कहाँ पे कौन एज अ सबस्ट्रेट एज ए एनर्जी प्रोवाइडर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ यूज़ हो रहा है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। और यही क्या करेगा, पॉलीमराइज कराएगा, पॉलीमराइजेशन में हेल्प कराएगा, सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को देखते हुए उस वे में या उस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हमारा होगा, या हमारा प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन का। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलोंगेशन। यही क्या करता है, ओपनिंग भी करवाता है हेलिक्स की और इलोंगेशन कराने में भी हेल्प करता है। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, कि सिर्फ आरएनए का छोटा सा ही पार्ट एंजाइम से बाउंड रहता है। वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, जैसे ही पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर रीजन पे जाके पहुंच जाएगा, तो जो नेसेंट आरएनए है, नेसेंट आरएनए मतलब जो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, हम उसे ये कह सकते हैं, ये नेसेंट बिल्कुल नया नया आरएनए जो है एकदम वहाँ से निकल जाएगा, गिर जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम से हट जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज भी वहाँ से हट जाता है हमारा। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और इसके क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये इतना हमने देखा। अब इसमें देखो, यहाँ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ये किसके लिए दिखाया गया, अभी समझेंगे कि फैक्टर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये इनिशिएशन हुआ, प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसके लिए एक फैक्टर और चाहिए होता है जिसे बोलते हैं हम सिग्मा फैक्टर। ये क्या करता है, इस पर बाइंड करता है हमारे डीएनए हेलिक्स पे, फिर इसको ओपनिंग कराएगा, ये देखो ओपनिंग भी कराई, फिर आगे इसका फंक्शन कराता है, और आरएनए का सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रेच बाइंड रहता है डीएनए इससे, हमारे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से। अब जैसे ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे आएगा, वहाँ पे एक फैक्टर आएगा, रो फैक्टर, जो टर्मिनेशन में हेल्प कराएगा, और जो नेसेंट आरएनए है हमारा वो एकदम फॉल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक छोटा सा स्ट्रेच बाइंड था इसका आरएनए का हमारे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। तो ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में हुआ, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब नीचे पढ़ते हैं आगे। और An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all 3 steps? वही कि एक अकेला एंजाइम उसने तीनों स्टेप्स कैसे करवा लिए अपने आप अकेले ने, विच आर जो इनिशिएशन है, इलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ओनली केपेबल है कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, वो प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन अकेला करा सकता है, लेकिन बाकी 2 प्रोसेस के लिए उसको इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए 2 और फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इट एसोसिएट्स ट्रांजिटली विद द इनिशिएशन फैक्टर एंड द टर्मिनेशन फैक्टर। किसके साथ एसोसिएट करता है वो, इनिशिएशन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं सिग्मा, और टर्मिनेशन फैक्टर जिसे बोलते हैं रो। क्या कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए और टर्मिनेट कराने के लिए। मतलब ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने के लिए भी एक फैक्टर की ज़रूरत है, वो है सिग्मा, और उसको टर्मिनेट कराने के लिए भी एक फैक्टर की ज़रूरत है, डेट इज़ रो। इलोंगेशन वो अकेला खुद परफॉर्म करा सकता है ट्रांसक्रिप्शन में।
Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. मतलब अब जब ये फैक्टर्स आएंगे तभी उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी या वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि उसको अब इनिशिएशन कराना है और अब टर्मिनेशन कराना है. इसलिए कहा गया है एसोसिएशन विद दीज फैक्टर ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द RNA polymerase टू ईदर इनिशिएट और टर्मिनेट. तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से वो स्पेसिफिक होता है कि अब पॉलीमराइजेशन अब इनिशिएशन होगा और अब टर्मिनेशन होगा. इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेस टू बिकम एक्टिव. अब बैक्टीरिया में कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका जो RNA है वो एक्टिव हो जाए. एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट. मतलब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होता है, वहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं होता साइटोसोल का और न्यूक्लियस का बैक्टीरिया में, तो एक ही टाइम वहाँ चलता रहता है. मैनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्रिप्ट. कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, पूरा ट्रांसक्रिप्शन हुआ भी नहीं होता और ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है. कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया. कि वहाँ पे हम ये कपल देख सकते हैं, मतलब कि दोनों हम एक साथ भी देख सकते हैं कई बार बैक्टीरिया के अंदर. अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की. इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़. मतलब ये प्रोसेस तो होता है लेकिन इसके अलावा 2 कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं यूकैरियोट्स में. क्या? क्योंकि हमने पढ़ा था जो यूकैरियोटिक DNA होता है वहाँ पे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं. तो एक्सॉन्स तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट है और इंट्रॉन्स जो होते हैं जो किसी कोड के लिए किसी सीक्वेंस के लिए कोड नहीं करते, तो हमें उन इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है. तो जब इंट्रॉन्स को हटाने के प्रोसेस को कहते हैं हम स्प्लाइसिंग. तो इसमें 2 एडिशनल स्टेप्स और होते हैं, जैसे स्प्लाइसिंग और कैपिंग और टेलिंग, जो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे. देयर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस. हमारे RNA वहाँ पे बैक्टीरिया में एक ही RNA पॉलीमरेज था, यहाँ पे कितने हैं? 3 RNA पॉलीमरेज लगेंगे. इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेली. जो एक RNA पॉलीमरेज मिल रहा है उसके अलावा हमें और भी मिलेंगे RNA पॉलीमरेज. तो हमें कितने चाहिए? एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज हमारे न्यूक्लियस में है जो हमारे में प्रोसेस कराएंगे यूकैरियोट्स में. देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ फ्लेवर. क्लियर कट डिवीजन ऑफ फ्लेवर मतलब यहाँ पे हर एक RNA पॉलीमरेज एंजाइम का अलग अलग काम है. RNA पॉलीमरेज फर्स्ट. अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. RNA पॉलीमरेज 1 है, वो क्या करता है? ट्रांसक्रिप्ट्स rRNAs. अब इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करते हैं कि जो rRNA पॉलीमरेज है कौन सा? फर्स्ट वाला rRNA पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट्स rRNAs. क्या करेगा वो? rRNAs को ट्रांसक्रिप्ट करेगा. अब उसमें कौन कौन से हैं? 28S, 18S एंड 5.8S. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. देखो 28 लास्ट में, 18 लास्ट में एंड 5.8 लास्ट में. तो जो 888 ऐसा बस ये एक कोई वो नहीं है कि 80 आएगा, तो वही बस एक ये है कि हम याद रख पाए. तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या था? rRNAs को करा रहा है. उसमें कौन कौन सा आ रहा है? 28, 18 एंड 5.8. लास्ट में 8 आ रहा है. नाउ वेयर एज द RNA पॉलीमरेज थर्ड. कौन से की बात की गई अब? थर्ड की. वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा वो? tRNA का. कौन से का? tRNA के. और 5S RNA का. तो ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है. थर्ड क्या कराएगा? tRNA एंड 5S RNA. अब जो SNRNA है, स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, तो ये इन तीनों का कौन कराता है? RNA पॉलीमरेज थर्ड. किस किस का कराएगा? tRNA का, 5S rRNA का और SNRNAs का. SNRNAs की फुल फॉर्म होती है स्मॉल न्यूक्लियर RNAs. अब जो बचा हमारे पास RNA पॉलीमरेज सेकेंड. कौन सा एंजाइम अब कौन सा पॉलीमरेज बच रहा है? RNA पॉलीमरेज सेकेंड. वो क्या करवाएगा? किसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा? प्रिकर्सर ऑफ mRNA. तो वो किसका कराता है? mRNA का. तो हमने क्योंकि अभी पढ़ा था 3 टाइप के RNA होते हैं हमारे, tRNA, rRNA, mRNA. और बेसिकली ये 3 पढ़ते हैं हम. तो tRNA का कौन करा रहा है? RNA पॉलीमरेज थर्ड. 5S RNA का भी कराएगा, tRNA का कराएगा, SNRNA का कराएगा. RNA पॉलीमरेज फर्स्ट rRNA का कराएगा, उसमें 20S, 18S और 5.8S. और RNA पॉलीमरेज सेकेंड किसका कराएगा? mRNA का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, इसे HNRNA भी कहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम RNA क्या चीज़ करवाता है, किसका ट्रांसक्रिप्शन कराता है. तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी हुई कि हमारे पास 3 RNA पॉलीमरेज एंजाइम मिलेंगे और तीनों का अलग अलग काम है. सेकेंड वन इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है?
द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन। वही अब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये हमें आर मिलेगा उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों मिलने वाले हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो द प्राइमरली ट्रांसक्रिप्ट होगा उसके पास ये हमारे मान लेते ब्लू वाला एक्सॉन पार्ट है और ग्रीन वाला इंट्रॉन पार्ट है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों मिलेगा, ठीक है। एंड आर नॉन फंक्शनल, तो क्या होगा, ये नॉन फंक्शनल हमारा होगा, ये मतलब ये अभी हमारा काम नहीं कर सकता, आगे प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल होगा। हैंस इट इज़ सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। किस में जाएगा, स्प्लाइसिंग के अंदर जाएगा। अब स्प्लाइसिंग में क्या होगा, यहाँ से इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा। क्या करा जाएगा, इस इंट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। इंट्रॉन्स को रिमूव करना कहलाता है स्प्लाइसिंग। तो वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स आर जॉइंट इज अ डिफाइंड ऑर्डर। तो स्प्लाइसिंग क्या हुआ, जहाँ पे इंट्रॉन्स को हटाया जाता है और एक्सॉन्स को जॉइन किया जाता है। अब जो HNRNA है वो जाता है एक एडिशनल प्रोसेस, मतलब स्प्लाइसिंग तो होगी, उसके साथ साथ क्या होगी, यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग भी होती है। अब कैपिंग में क्या होता है, जो एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है ड्यूरिंग कैपिंग। कैपिंग के टाइम पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, हमारा मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA। और कहाँ ऐड होता है, 5' एंड पे, किसके, HNRNA के। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी पॉलीमरेज एंजाइम्स दिखे हमें 3 टाइप के, सबका काम अलग है। दूसरा देखना है जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा जो RNA होगा वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा या नॉन फंक्शनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें एक्सॉन्स इंट्रॉन्स दोनों मिलेंगे। इंट्रॉन्स हटाने के लिए हमें स्प्लाइसिंग के अंदर जाना पड़ेगा। स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे इंट्रॉन्स हटाए जाते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। फिर उसमें एक और एडिशनल प्रोसेस होता है, क्या होती है वहाँ पे, कैपिंग और टेलिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है जिसका नाम है मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ पे ऐड होता है वो, 5' एंड पे। अब टेलिंग क्या होती है, इन टेलिंग एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज, किसके रेसिड्यूज, एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज 200 से 300 ऐड किए जाते हैं 3' एंड पे एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। मिथाइल गोनासिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ आ रहा है, कैपिंग में। एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज कितने, उसमें क्या होता है, टेलिंग में। भले ये पोर्शन अगर समझने में थोड़ा वीक है तो उसको याद कर लो, क्योंकि कैपिंग और टेलिंग और स्प्लाइसिंग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं। और किस जगह पे ऐड होती है स्प्लाइसिंग में, वो सॉरी, किस जगह पे कैपिंग होती है, किस जगह पे टेलिंग होती है, कौन से रेसिड्यूज होते हैं, किसके रेसिड्यूज होते हैं, कितने होते हैं, कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, PYQ में दिए हुए हैं सारे। इट इज़ अ फुल, और ये पूछते हैं कि कौन जाता है, किसकी स्प्लाइसिंग और कैपिंग और टेलिंग होती है, तो किसकी होती है, HNRNA की, क्योंकि ये अभी क्या हमारा नॉन फंक्शनल है। जब HNRNA में स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग होगी तभी वो मैच्योर mRNA बनता है। अभी हम पढ़ेंगे आके। इट इज़ अ फुल्ली प्रोसेस HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA। देखो आ गई लाइन, यहाँ से भी PYQ पूछा गया है। इट इज़ द फुल्ली प्रोसेस HNRNA नाउ कॉल द mRNA। किसको कहा जाएगा, mRNA, जो फुल्ली प्रोसेस HRNA होगा उसी को mRNA कहा जाएगा। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब इसी को न्यूक्लियस के बाहर निकाला जाएगा और किसके लिए भेजा जाएगा, ट्रांसलेशन के लिए भेजा जाएगा। तो दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगनिंग टू बी अंडरस्टूड। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ द स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द RNA वर्ल्ड। बेसिकली ये कह रहे हैं जो स्प्लिट जीन कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारे एंसेस्ट्रल चीज़ को दिखाता है कि बेसिकली क्या है, RNA डोमिनेंट, मतलब RNA से ही DNA इवॉल्व हुआ है हमारा। तो ये दिखाता है कि कुछ चीज़ इनका प्रेजेंट होना ये हमारे पुराने टाइम या इवोल्यूशन से रिलेट करता है। तो in recent time, understanding RNA and RNA dependent process in the living system have assumed more importance। और इसकी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर हम RNA और RNA डिपेंडेंट प्रोसेस को समझते हैं लिविंग सिस्टम में, क्योंकि हमारी चीज़ें RNA से इवॉल्व। हमने भी पढ़ा था कि RNA पहला जेनेटिक मटेरियल और लेकिन वो अनस्टेबल है, इसलिए ये RNA अच्छा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे भेजने के लिए, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कौन अच्छा है, DNA। इसलिए RNA में ही मॉडिफिकेशन होकर क्या बना, हमारा DNA बना। तो ये हमने पढ़ा था। नाउ अब जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं।
ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक न्यूक्लिक एसिड को कॉपी किया जाता है तो ताकि दूसरा न्यूक्लिक एसिड बना सके। क्या, जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक न्यूक्लिक एसिड को कॉपी किया जाता है ताकि दूसरा न्यूक्लिक एसिड बने। हैंस दीज प्रोसेस आर ईजी टू कॉन्सेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। इसीलिए ये प्रोसेस ईजी है समझना, किसके बेसिस पे, कॉम्प्लीमेंट्री की बेसिस पे। The process of translation requires transfer of genetic information from a polymer of a nucleotides to synthesize a polymer of amino acid. अब ये कह रहे हैं अब हमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करनी है, भेजनी है, तो उसे क्या कहते हैं, हमारा mRNA से प्रोटीन बनना, डेट इज़ ट्रांसलेशन। तो उसमें क्या है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पॉलीमर, मतलब हमारे उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से वहाँ से ट्रांसफ़र हो, कहाँ, क्या बने, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स की तरह। जब अमीनो एसिड्स बनेंगे तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनेगा तो वो हमारा वो जीन, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो इसलिए ये ज़रूरी है ट्रांसलेशन के टाइम पे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पॉलीमर से उठा के, न्यूक्लियोटाइड से उठा के वहाँ पे एक सिंथेसाइज किया जाए अमीनो एसिड बनेगा तो प्रोटीन बनेगा। नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड द अमीनो एसिड, नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थियोरेटिकली, कि अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स के बीच में, ना ही हम कुछ यहाँ पे थियोरेटिकली बना सकते हैं। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट द चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड, मतलब जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है अमीनो एसिड और प्रोटीन में चेंज लाने के लिए। तब भी कोई कॉम्प्लीमेंट्री हम यहाँ नहीं बैठा सकते। दिस लीड टू द प्रपोजिशन, अब इससे एक प्रपोजिशन आया कि जो जेनेटिक कोड है कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब वो डायरेक्ट कर सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है कि अगर ये जेनेटिक कोड है तो कौन सा अमीनो एसिड उठ के आएगा, वो ये बताता है। If determining the biochemical nature of the genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and the deciphering of the genetic code were most challenging. अगर ये पता लगाना कि बायोकेमिकल नेचर क्या है हमारे जेनेटिक मटेरियल का बहुत एक्साइटिंग था, तो जो प्रपोजिशन और deciphering the genetic code were not most challenging. तो जेनेटिक कोड्स के बारे में बताना वो भी एक बहुत चैलेंजिंग काम था। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट इज़ रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स। अगर सही में बात की जाए तो इस चीज़ को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट की आवश्यकता थी, वो भी अलग अलग फील्ड की, जैसे फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड द जेनेटिसिस्ट। इट वॉज जॉर्ज कैमो अ फिजिशिस्ट, ये जॉर्ज कैमो थे जो एक फिजिशिस्ट थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट सिंस दे आर ओनली 4 बेसिस, अगर 4 बेसिस ही हैं और हमें कोड करना है 20 अमीनो एसिड्स के लिए, 4 बेसिस मतलब नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अभी तो 5 हो गए, 5 मतलब थायमिन और यूरेसिल एक दूसरे को रिप्लेस करते तो कॉमनली 4 ही हुए। द कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, कोड क्या होना चाहिए, बेसिस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ही सजेस्टेड दैट, उन्होंने सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हमें 20 अमीनो एसिड्स हैं जो अभी तक नोन है उनके लिए कोड करना है, तो जो हमारा कोड बने, सीक्वेंस बने, वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बने। तभी हम देखते हैं कि जो हमारे कोड होते हैं वो ऐसे होते हैं, AUG तो क्या है, वो 3 का कॉम्बिनेशन है। दिस वॉज वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अब ये मैथ्स की बात है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 12th में जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है उन्हें आता होगा, वो जनरेट अ 64 कोडोन्स जनरेटिंग मैनी मोर कोडोन्स दैन रिक्वायर्ड। इससे हम क्या बना सकते हैं, 64 कोडोन्स बना सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी कोडोन्स बना सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। मोर देन रिक्वायर्ड, जितने रिक्वायर्ड भी नहीं है उससे ज़्यादा भी कोडोन्स बन सकते हैं। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वॉज अ ट्रिपलेट वॉज अ मोर डॉन्टिंग टास्क। अब इन्होंने तो कह दिया कि कोडोन एक ट्रिपलेट होना चाहिए, लेकिन अब उसको प्रूव करना वो एक और चैलेंजिंग टास्क था। द केमिकल मेथड ऑफ डेवलप्ड बाय, किसने किया, एक मेथड डेवलप किया, हरगोबिंद खुराना, was instrumental in synthesizing RNA molecule with defined combination of bases। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं ऑफ द बेसिस होमोपॉलीमर्स एंड द कोपॉलीमर्स। अब जो मार्शल नेटवर्क थे उन्होंने एक सेल्फ सिस्टम बनाया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वहाँ पे उस हेल्प किया कोड को पता करने के लिए, कि कोड को पूरा दिखाने के लिए कि कोड है क्या बेसिकली। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। सेवरो ओकाको एंजाइम, क्या है ये, सेवरोकाओ एंजाइम अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, क्या है ये, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और क्या है, फॉस्फोराइलेज।
was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner. मतलब enzymatic synthesis of RNA, मतलब ये इस एंजाइम ने भी क्या करता है, हेल्प करता है आरएनए को पॉलीमराइज करने में, एक डिफाइंड सीक्वेंस में ये सब किया। फिर इसी सब की वजह से इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, परफॉर्म किए कि हमारा ये पता नहीं कि कोड हमारा ट्रिपलेट है, किस एंजाइम ने क्या काम करा, इसके वजह से फिर एक क्या बना, चेकर बोर्ड बना, जिससे ये पता कि जेनेटिक कोड कैसे प्रिपेयर किए गए इस चेकर बोर्ड के थ्रू, जिस पूरे टेबल में दिए गए हैं। कोडोन फॉर द वेरिएशन ऑफ वेरियस अमीनो एसिड्स, मतलब अब कोडोन्स क्या है, जो कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए। मतलब अब जो हमारा टीआरएनए था उस पर वो क्या उठा के लाता है, अमीनो एसिड उठा के लाता है। अमीनो एसिड कैसे आएंगे कि जब पता होगा कि यहाँ पे हमारा ये कोडोन है सपोज, तो ये अमीनो एसिड लिखा आएगा, लाइक यू, तो ये कौन सा लेके आएगा, फिनाइलिन लेके आएगा। यू ये कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा, सेराइन लेके आएगा। ऐसे ही ये सारे क्या है, हमारे कोडोन्स हैं, इन कोडोन्स की वजह से ही हमारे अमीनो एसिड्स आते हैं, तभी अमीनो एसिड्स का चेन बनता है और तभी हमारा प्रोटीन बनता है। तो कोडोन बेसिकली अमीनो एसिड्स लाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये पूरा चेकर बोर्ड है जो बनाया गया कि यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बिठाया गया और ये सारे कोडोन्स बने। इसमें इतने सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट करा। अब जो जेनेटिक कोड है उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे हमने हमारे जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स पढ़े थे, ऐसे ही हमारे जेनेटिक कोड के भी फीचर्स हैं। अब क्या है, द कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन क्या है, हमारा ट्रिपलेट है। 61 कोडोन्स कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए। सिर्फ बने क्या थे, 64 के आसपास बन रहे थे। अब इन्होंने कहा कितने कोड करने हैं, लेकिन सिर्फ 6 कोडोन कोड करेंगे अमीनो एसिड्स के, बाकी की जो 3 कोडोन्स हैं वो अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन्स कहा जाता है। मतलब वो उस प्रोसेस को क्या करवा देंगे, रुकवा देंगे, या फिर वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन्स कहा जाता है। और वो हमारे 3 होते हैं हमारे स्टॉप कोडोन्स, दैट इज उआ, उवाग, उगा। उआ, उवाग एंड उगा। मैंने ये ऐसे ही याद करें ट्रिक, उआ, उवाग, उगा, दैट इज़ UUA, UAG एंड UGA। तीनों क्या है, हमारे स्टॉप कोडोन्स, जो किसी भी चीज़ के लिए, जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, दैट आर स्टॉप कोडोन्स। तो हम उनके, अब हमारे कोडोन्स जो है उनके हम फीचर्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि वो ट्रिपलेट है, 61 कोडोन्स कोड करता है अमीनो एसिड्स के लिए। 3 कोडोन्स हैं जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते अमीनो एसिड के लिए, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन कहा जाता है। कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कोड करते हैं बाय मोर देन 1 कोडोन, मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनको एक से ज़्यादा कोडोन कोड करते हैं, इसलिए कोड कैसा होता है, डी जनरेट होता है। कैसा कोड होता है, डी जनरेट। The codon is read in mRNA in a contiguous fashion. There are no punctuation. मतलब वहाँ पे कोई पंचुएशन, फुल स्टॉप, ब्रैकेट, ये सब नहीं आता। वो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस में कोडोन जो होता है हमारा mRNA को रीड करता जाता है। द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, मतलब कोड यूनिवर्सल है। जो हमारे में कोड अमीनो एसिड लाएगा वही कोड किसी बैक्टीरिया में उठा के भी वही अमीनो एसिड लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू वुड कोड फॉर फिनाइलिन। अगर चाहे बैक्टीरिया के सेल की बात करो, ह्यूमन की बात करो, तो अगर ये कोडोन वहाँ प्रेजेंट है तो वहाँ पे फिनाइल एलाइन अमीनो एसिड ही आएगा। एक्सेप्शन है इस चीज़ के, रूल के, किस में देखे जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन्स में और कुछ प्रोटोजोन्स में, बस ये इसके एक्सेप्शन है 2। AUG, अब जैसे AUG है उसके डुअल फंक्शन है कि वो मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है और वो इनिशिएटर कोडोन भी है, मतलब जहाँ वो आ जाएगा फिर वहाँ से प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ बता दिए इन्होंने 3 कौन कौन से स्टॉप कोडोन्स है, उआ, उवाग एंड उगा, द स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन्स। ये प्रोसेस को टर्मिनेट करा देंगे, रुकवा देंगे। तो अब जैसे ये mRNA का सीक्वेंस दिया है तो यहाँ से अमीनो एसिड बता सकते हैं। अब ये क्या बन जाएंगे, हमारे कोड बन जाएंगे, ट्रिपलेट है तो हम ऊपर चेकर बोर्ड से उठा सकते हैं कि कौन कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे आ जाएंगे। और वही है उसका ऊपर यहाँ उल्टा है। अब म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। अब म्यूटेशन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, म्यूटेशन कैसे क्या होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज़। कि क्या रिलेशनशिप है जीन में और DNA में, किसके थ्रू अच्छे से समझी जा सकती है, म्यूटेशन के थ्रू। यू हैव स्टडीड अबाउट द म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 4। इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड द रीअरेंजमेंट इन अ सेगमेंट ऑफ DNA आर ईजी टू कॉम्प्रिहेंड। अगर कोई लार्ज डिलीशन हो जाए, कोई लार्ज म्यूटेशन हो जाए, कोई रीअरेंजमेंट हो जाए तो उसे समझना आसान है। इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से एक लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है किसी जीन का और फंक्शन का। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हेयर। अब हम यहाँ क्या समझने वाले हैं, पॉइंट म्यूटेशन का इफेक्ट समझेंगे क्या होता है। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑफ अ सिंगल बेस पेयर।
जो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है, जब वहाँ पे सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाए जीन की। फॉर बीटा ग्लोबिन चेंज जो होती है रिजल्ट इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वेलाइन। अब हम एक डिजीज़ पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है वहाँ पे चेंज हो जाता है अमीनो एसिड रेसिड्यू का ग्लूटामेट से वेलाइन में, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमारा सिंथेसिस होता है ग्लोबिन चेन का वो बिगड़ जाता है। तो इससे क्या होती है, एक डिजीज़ बनती है जिसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से ही क्या हो गया, वहाँ पे पूरा सीक्वेंस बदल गया, दैट इज़ पॉइंट म्यूटेशन। Effect of point mutation that insert or deletes a base in a structural gene can be better understood by the following simple example। अब नीचे इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है। Consider a statement that is made up of following words and having 3 letters like genetic code। कि एक पूरी स्टेटमेंट है, इसको आप कंसिडर करो एक स्टेटमेंट को कि एक हमारा कोड टाइप है और जो लेटर्स हैं यहाँ पे जेनेटिक कोड है ये हमारे। तो राम हैज़ रेड कैप, तो ये राम एक कोडॉन मतलब एक कोड, हैज़ एक अलग, रेड अलग, कैप अलग, ठीक है। अगर हम इंसर्ट कर दें लेटर बी इन बिटवीन हैज़ के बीच में एक लेटर इंसर्ट किया जाए और रेड के बीच में, तो रीअरेंज करना पड़ेगा पूरी स्टेटमेंट को, तब क्या बन जाएगा, राम हैज़ ब्रेड दी, अभी चेंज हो गया, अभी पूरा एक अलग हो गया, ठीक है। अगर हम एक और इंसर्ट कर दें 2 लेटर सेम प्लेस पे ही, दैट इज़ बी आई, तो ये क्या बन जाएगा, फिर एक बी, फिर एक और इंसर्ट करा हमने 3, तो क्या हो गया, रिंग बिग, तो राम हैज़ बिग रेड कैप। तो द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग लेटर्स। अगर हम इन लेटर्स को डिलीट कर दें रेड को पूरा, तो क्या बन जाएगा हमारा, राम हैज़ कैप। अब कंक्लूजन क्या निकला इससे कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। मतलब अब हमारी रीडिंग चेंज हो रही थी, देखो राम हैज़ सेम रहा जहाँ भी हमने ऐड करा, जिस जगह से उस चीज़ को इंसर्ट किया जाए या जिस जगह से उसको डिलीट किया जाए उस ही पॉइंट से वहाँ पे रीडिंग चेंज होती है, उससे पहले और उसके आगे की चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस, एक या 2 बेसिस को जब हम चेंज करते हैं तो रीडिंग फ्रेम चेंज होता है वहीं से जहाँ से हमने इंसर्ट किया और डिलीट किया। हाउएवर सच म्यूटेशन, और ऐसी म्यूटेशन को क्या कहा जाता है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। ऐसी